नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम मौर्यकाल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और ये रिट का लेक्चर नंबर 33 है। इसके पहले 32 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये जो रिट है इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये यूनिट 2 है और यूनिट 1 हमने कंप्लीट पढ़ ली है। यूनिट 1 के भी आपने वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये रिट एसएसटी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो टेस्ट पेपर हैं वो आपको रिट एसएसटी टेस्ट पेपर करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप ये वीडियोस ज़रूर देखिएगा यदि आपने नहीं देखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मौर्य काल। तो प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल का महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्य काल चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य काल कब से कब तक रहा? चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा। इसके विस्तार की बात करें तो मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम व अंतिम सबसे विस्तृत एवं ऐतिहासिक साम्राज्य था, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से दक्षिण में कावेरी नदी तक था। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य है वो भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक था और मौर्यों को पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र कहा गया है। मौर्यों को पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है। इसके अलावा विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो कि प्रथम भारतीय उपन्यास था, इसमें मौर्यों को वृषल यानी कि निम्न कुल का बताया गया है। तो ये भी किताब भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में मौर्यों को क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है। विशाखा दत्त द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखा दत्त। और मुद्रा राक्षस क्या है? प्रथम भारतीय जासूसी उपन्यास है और इसमें जो मौर्य हैं उनको क्या कहा गया? वृषल कहा गया यानी कि निम्न कुल का। इसके अलावा मुद्रा राक्षस जो है इसका विषय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के षड्यंत्रों पर आधारित था। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म साहित्य तथा अशोक के शिलालेख में मौर्यों को क्षत्रिय माना गया है। तो इसमें मौर्यों को क्या माना गया है? क्षत्रिय माना गया है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य राजवंश की स्थापना की। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने अपने गुरु चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम है? चाणक्य। इन्होंने चाणक्य की सहायता से अपने मौर्य राजवंश की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले मगध पर नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। चलिए अब पढ़ लेते हैं चाणक्य के बारे में। आचार्य जो चाणक्य हैं ये कौन थे, इनके बारे में पहले बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। तो जो आचार्य चाणक्य हैं ये विष्णुगुप्त, इनका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, जो हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। कहाँ के शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। उस समय मगध पर घनानंद नामक राजा का शासन था और घनानंद से जो मगध की जनता थी वो नाराज थी। उसने जनता पर बहुत अधिक अत्याचार किए थे। एक बार राजा घनानंद ने अपने दरबार में आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया और इस अपमान के कारण चाणक्य ने इस अत्याचारी राजा के कुशासन को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की। इसके बाद क्या हुआ? आचार्य चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर मगध का शासक बना दिया और स्वयं उनके प्रधानमंत्री बनकर अपनी प्रतिज्ञा उन्होंने पूर्ण की। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र व राजनीति शास्त्र के विद्वान थे। तो ये भी आपको याद रखना है, जो आचार्य चाणक्य हैं वो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के विद्वान थे। और कहाँ के शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आचार्य चाणक्य हैं इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन साम्राज्य की राज व्यवस्था एवं शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। तो जो अर्थशास्त्र है उससे हमें
मौर्यकालीन साम्राज्य की राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य एक चतुर राजनीतिज्ञ थे, इसलिए उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जो आचार्य चाणक्य हैं उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके अन्य नाम की बात करें तो चाणक्य बोल लीजिए, कौटिल्य बोल लीजिए या फिर विष्णुगुप्त बोल लीजिए, ये इन्हीं के नाम है चाणक्य जी के। इसके अलावा चाणक्य को पुराणों में द्विजर्षभ यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। किसको? चाणक्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। चलिए अब देखते हैं मौर्य इतिहास के स्रोत। मौर्य इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं? तो मौर्यकालीन इतिहास के समकालीन एवं परवर्ती स्रोतों को हम 6 खंडों में बांटा जा सकता है। हम 6 खंडों में इनको बांट सकते हैं। पहला है अभिलेखीय प्रमाण, दूसरा है साहित्यिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशी स्रोत, चौथा है पुरातात्विक उत्खनन और पांचवा है कलात्मक अवशेष और छठा है मुद्राएं या सिक्के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इनको थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है अभिलेखीय प्रमाण। तो अभिलेखीय साक्ष्य मौर्य इतिहास के अत्यंत प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत हैं और इसमें अशोक के अभिलेख सर्वप्रमुख एवं सर्वोपरि है। अशोक के अभिलेख भारत की प्राचीन सर्वाधिक सुरक्षित एवं तिथि युक्त आलेख हैं। जो अशोक के अभिलेख हैं वो भारत के प्राचीन सर्वाधिक सुरक्षित और तिथि युक्त आलेख हैं। ये शिलाओं और स्तंभों और गुहाओं में उत्कीर्ण कराए गए हैं। ये जो अभिलेख हैं ये कहाँ पर? शिलाओं में और स्तंभों में और गुहाओं में उत्कीर्ण कराए गए थे। अभिलेखों की जो भाषा है वो है प्राकृत यानी कि पाली और अधिकांश अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में। अधिकांश की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। इसके अलावा जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा पश्चिम उत्तर प्रदेश से प्राप्त अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में है और तक्षशिला और लमगान जो अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख हैं उसमें अरेमाइक लिपियों में है वो जो। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार? तो सबसे पहला है 14 बृहद शिलालेख। तो बड़े बड़े शिलाखंडों पर उत्कीर्ण ये 14 बृहद शिलालेख पूर्ण या आंशिक रूप में निम्न स्थानों पर मिले हैं। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों पाकिस्तान में, गिरनार जूनागढ़ गुजरात, सोपारा थाना जिला महाराष्ट्र, कालसी देहरादून, धौली और जौगढ़ उड़ीसा, एरगुड़ी कर्नूल आंध्र प्रदेश। तो बड़े बड़े शिलाखंडों पर उत्कीर्ण ये 14 जो बृहद शिलालेख हैं ये इन स्थानों पर मिले हैं। इसके अलावा लघु शिलालेख, जो लघु शिलालेख हैं ये संख्या में 2 हैं। लघु शिलालेख कितने हैं? संख्या में 2 हैं जो कि कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार, विराट, जयपुर, राजस्थान इत्यादि से। इसके अलावा 7 स्तंभ लेख, ये संख्या में कितने हैं? 7 हैं और इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं कहाँ कहाँ से? दिल्ली, टोपारा, अम्बाला, हरियाणा और दिल्ली, मेरठ इत्यादि। इसके अलावा बात करें लघु स्तंभ लेख की, तो ये 3 लघु स्तंभ लेख सारनाथ, सांची, कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं और इलाहाबाद से प्राप्त रानी का स्तंभ लेख भी लघु स्तंभ लेख की श्रेणी में गिना जाता है। जो रानी का स्तंभ लेख है वो भी कहाँ किस में गिना जाता है? लघु स्तंभ लेख में गिना जाता है। इसके अलावा बैराट यानी भाबरू शिलालेख, यह बैराट जयपुर राजस्थान की एक पहाड़ी की चोटी से प्राप्त हुआ था और इस समय कहाँ है? कोलकाता संग्रहालय में है ये। तो कई बार क्या है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं शिलालेख अभिलेख से भी, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से आजकल क्योंकि जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो ये हो गया है कि काफ़ी पूछ लिया जाता है डीपली, ऐसे बाहर बाहर से नहीं पूछा जाता। रिट में तो फिर भी थोड़ा जैसे लाइट पूछ लेते हैं बाहर बाहर से कि, लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम अगर हम कर रहे हैं प्रॉपर तैयारी करें तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उसका डीपली मतलब अध्ययन करें, ज़्यादा उसकी गहराई में जाएँ। तो इसीलिए मैंने ये लिए हैं जो स्रोत वाला है इसका पार्ट मैंने इसीलिए लिया है कि आपको पता होना चाहिए कि मौर्य इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, किन से हमें ये सब जानकारियाँ मिलती हैं। किताबें तो हैं ही इम्पोर्टेंट, वो तो आपको याद रखना ही है, मैगजीन्स की और ये सब जो है, तो ये वाली किताबें तो हैं ही हैं। चाणक्य की कौन सी किताब है। इसके अलावा
एग्ज़ाम में आजकल ऐसा लेवल हो गया है कि टफ़ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और मेरिट भी उसी से बनती है, तो आपको ये भी एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। जो बैराठ भाबरू शिलालेख है, ये कहाँ से? बैराठ जयपुर राजस्थान की एक पहाड़ की चोटी से प्राप्त हुआ था और इस समय कहाँ पर है? कोलकाता संग्रहालय में है। इस अभिलेख से बौद्ध धर्म के प्रति अशोक की श्रद्धा प्रकट होती है। इसके अलावा पृथक कलिंग शिलालेख, नवविजित कलिंग प्रदेश में अशोक ने धौली तथा जौगढ़, दोनों जो उड़ीसा में हैं, 2 पृथक शिलालेख प्रतिष्ठापित किए थे। इसके अलावा गुहा अभिलेख, बिहार में गया के पास 12 की पहाड़ियों में अशोक के 3 गुफालेख मिले हैं, जिनमें इन गुफाओं को अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिए जाने की सूचना है। तो ये हो गया गुहा अभिलेख। अशोक के अभिलेख के अतिरिक्त शक राजा रुद्रदामन का गिरनार जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी में भी मौर्य काल के बारे में कुछ जानकारी हमें वो प्रदान करता है। इसके अलावा जो नारगाजुनी गुहा लेख है, इसमें अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ का उल्लेख है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो अशोक के अभिलेख के अतिरिक्त जो शक है राजा रुद्रदामन का गिरनार जूनागढ़ अभिलेख, इसमें भी क्या है? मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा साहित्यिक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ में बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, मिलिंदपन्हो, महाबोधिवंश, महावंश टीका, आर्य मंजूश्री मूलकल्प आदि से मौर्यकाल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। ये सारे मैंने नाम लिख दिए हैं जो भी बौद्ध ग्रंथ हैं। इसके अलावा जैन ग्रंथ में भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों में पुराण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और अन्य साहित्यिक स्रोतों में विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, ये सारे नाम आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विशाखा दत्त, जो विशाख दत्त है, इनके द्वारा रचित मुद्रा राक्षस और कल्हण की राज तरंगिणी, सोमदेव का कथा सरित सागर, शेमचंद्र का बृहत कथा मंजरी, इनमें भी उल्लेख किया जा सकता है। इसके अलावा मौर्यों के इतिहास से संबंधित साहित्यिक स्रोतों में सर्वाधिक स्रोत जो है वो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का एक परिचय देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, यह है राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किससे संबंधित है? ये जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र किताब है, बुक है, इसमें इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये एक। तो इसमें इससे संबंधित बातें बताई गई हैं और यह 15 अधिकरणों यानी कि खंडों में और 180 प्रकरणों यानी कि अध्यायों में विभाजित है। जो ये बुक है कितने खंडों में बटी हुई है? 15 खंडों में। कितने अध्याय हैं? 180 अध्याय हैं तथा यह संस्कृत गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ये जो बुक है ये संस्कृत गद्य पद में लिखी गई है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य मौर्य शासकों का उल्लेख नहीं है। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो बुक है इसमें जो मौर्य शासक हैं और चंद्रगुप्त मौर्य, इनका उल्लेख नहीं है। इसके अलावा जो विंटरनित्ज हैं, जॉली, किथ, F.W. टॉमस, H.C. रायचौधरी और कुछ अन्य विद्वानों ने यह मत प्रस्तुत किया है कि अर्थशास्त्र क्या है? एक परवर्ती रचना है और इसे मौर्य काल की स्रोत सामग्री रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन कौन कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं विंटरनित्ज, जॉली, किथ, F.W. टॉमस, H.C. रायचौधरी। और दूसरी ओर आर श्यामा शास्त्री, रोमिला थापर, अन्य विद्वान का क्या कहना है कि इस विश्वास के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि अर्थशास्त्र जो है मूलतः एक मौर्यकालीन रचना है। अर्थशास्त्र क्या है? एक मौर्यकालीन रचना है और इसका लेखक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री या मुख्य परामर्शदाता था। तो इसमें
ये बोलते हैं, कौन कौन हैं जो बोल रहे हैं विद्वान? आर श्यामा शास्त्री और रोमिला थापर। इसके अलावा अर्थशास्त्र में बहुत सारी बातें हैं जो मौर्य काल पर एकदम खरी उतरती हैं। अर्थशास्त्र में प्रस्तुत मौर्य प्रशासन का विवरण भी मेगास्थनीज की इंडिका से पुष्ट होता है। तो जो मेगास्थनीज की बुक है, क्या नाम है? इंडिका। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विदेशी स्रोतों के बारे में। तो विदेशी लेखकों के वृत्तांतों से भी मौर्य काल के बारे में बहुत सी हमें जानकारी मिलती है। इनमें सबसे पहले आते हैं सिकंदर के अभियानों में उसके साथ आए हुए इतिहासकार। इनमें 3 अपने भारत संबंधी विवरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं वो? तो वो हैं नियार्कस, अरिस्टोबुलस और ओनेसिक्रिटस। इसके अलावा इनके ग्रंथ आजकल उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन ग्रंथों के अंश परवर्ती यूनानी व रोमन लेखकों ने उद्धृत किए हैं। इन लेखकों के बाद मौर्य दरबार में आए यूनानी राजदूतों का भारत संबंधी विवरण महत्वपूर्ण है। इनमें है मेगास्थनीज, डायमिकस और डायोनीसियस। मेगास्थनीज के बाद आने वाले यूनानी राजदूत थे डायमिकस और डायोनीसियस। तो ये आपको याद रखना है कि मेगास्थनीज के जो बाद आने वाले यूनानी राजदूत कौन थे? डायमिकस और डायोनीसियस। तो कई बार राजदूत से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये तीनों नाम इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अब बात करें जो मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, इसमें इस पुस्तक में जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका जो है वो अपने मूल रूप में हमें प्राप्त नहीं है, इसीलिए परवर्ती यूनानी लेखों द्वारा किए गए उद्धरणों से उसका विवरण की हमें जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है पुरातात्विक उत्खनन। पुरातात्विक उत्खनन में बात करें तो विगत 50 वर्षों में अनेक मौर्यकालीन स्थलों के पुरातात्विक उत्खनन हुए हैं, जैसे कि पटना के निकट कुम्भरहार तथा बुलंदी बाग के उत्खननों से मौर्यकालीन जो भव्य राजप्रासाद है इसके अवशेष मिले हैं, जो मेगास्थनीज के विवरण से इसके मेल भी खाते हैं। इसके अलावा राजगृह, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर, तक्षशिला आदि स्थानों में हुए उत्खननों से समकालीन भौतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब बात करें कलात्मक अवशेष की, तो मौर्य साम्राज्य का वैभव जो है कला में भी अभिव्यक्त हुआ है। उस समय के कलात्मक पुरावशेषों में मौर्यकालीन राजप्रासाद, गुहा विहार, प्रस्तर मूर्तियां तथा अशोक के स्तंभ व उनके शीर्ष पर प्रतिष्ठापित पशु मूर्तियां सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं मुद्राओं की, यानी कि सिक्के की। तो मौर्य साम्राज्य जो है मौद्रिक अर्थव्यवस्था पर आधारित था। मौर्य जो साम्राज्य है वो मौद्रिक अर्थव्यवस्था पर आधारित था। मौर्य काल की रजत मुद्राओं की पहचान लगभग समस्त भारत से प्राप्त आहत या पंचमार्क मुद्राओं से की जाती है, जिनमें कुछ को प्राक मौर्यकालीन माना जाता है, कुछ को मौर्य युगीन माना जाता है और शेष को मौर्यतर युगीन, यानी कि कुछ को तो मौर्य काल से पहले का माना जाता है, कुछ को मौर्य काल का माना जाता है और कुछ को मौर्य काल के बाद का माना जाता है। आहत या पंचमार्क सिक्कों पर न तो किसी शासक का नाम मिला है, न ही उन पर कोई तिथि अंकित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो सिक्के मुद्राएं मिली हैं इनमें शासक का नाम नहीं लिखा हुआ है और ना ही इसमें कोई तिथि अंकित है। इनमें जो अधिकतर सिक्के हैं उन पर केवल जो बने चित्र हैं वो हैं वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत और पशु पक्षी। इनके जो पशु पक्षी जैसे प्रतीक चिन्हों को पंच या मुद्रांकित किया गया है इसमें। इसके अलावा ऐसे सिक्के जिन पर मेरु और चंद्र तथा मयूर चिन्ह आहत है प्राय मौर्यों द्वारा प्रचलित माने गए हैं। अधिकतर मौर्यकालीन स्थलों से उत्खनन के दौरान NBP मृदभांड, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तथा पंचमार्क सिक्के साथ साथ मिले हैं। अब बात करें मौर्यकालीन विशेषताओं की, तो मौर्यकाल की सबसे जो पहली विशेषता ली है मैंने वो है मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम महान साम्राज्य था। दूसरा हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहली बार भारत राजनीतिक एकता के सूत्र में बंधा। तीसरी है बड़े पैमाने पर प्रशासनिक केंद्रीकरण मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा मौर्य काल से अपेक्षाकृत एक निश्चित तिथि क्रम का आरंभ होता है। इसके अलावा
मौर्य प्रशासन की विशेषताएं क्या क्या हैं? मौर्य प्रशासन की विशेषताएं हैं लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श, विकसित अधिकारी तंत्र, कठोर न्याय व्यवस्था, सुव्यवस्थित विशाल सेना, कुशल नगर प्रशासन, सुगठित गुप्तचर प्रणाली, सुविकसित राजस्व प्रशासन और परिवहन तंत्र। इसके अलावा मौर्य काल की भौतिक समृद्धि ने कला को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचा दिया था। इसके अलावा मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण एक ही प्रस्तर खंड से निर्मित स्तंभ एकाश्म है। इसके अलावा ये स्तंभ अपनी पॉलिश एवं पशु आकृतियों के अंकन के लिए विश्वविख्यात हैं। अशोक के स्तंभ अपनी प्रौद्योगिकी के लिए भी इतिहास में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसके अलावा मौर्य काल में एक नई भौतिक संस्कृति का विकास और प्रसार हुआ। इसके अलावा इस संस्कृति के प्रमाण उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर और शॉर्टकट में NBPW, ये कहते हैं, ये प्रमाण है इस संस्कृति के। इसके अलावा यह संस्कृति प्राचीन भारतीय इतिहास की द्वितीय नगरी क्रांति के प्रमाण प्रस्तुत करती है। इसके अलावा मौर्य शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वे नीतियां हैं जिनका प्रतिपादन सम्राट अशोक ने किया था। उसने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध घोष के स्थान पर धम्म कोश को अंगीकार कर लिया। तो ये थी आज की मौर्य काल की विशेषता। और इसके अलावा हमने पढ़ लिए हैं जो भी अभिलेख मौर्य का, ये मौर्य इतिहास के स्रोत 6 खंडों में, ये सारे हमने डिटेल में इसमें पढ़ लिए और मौर्य काल की विशेषताएं देख ली। और इसके अलावा हमने जो बेसिक सी जानकारी है मौर्य काल के बारे में वो हमने डिटेल में पढ़ ली। आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैंने थोड़ा बेसिक सा लिया है, पर ये बेसिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कई बार। तो आपको ये जो बेसिक है इसको ये पता होना चाहिए और ये याद भी होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दें। इसके अलावा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।